गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आप फंजाई पक्सिनिया का एक सामान्य परिचय तथा इसके लाइफ साइकिल के बारे में जान चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी होस्ट यानी वीट पर पाई जाने वाली स्टेजेस का अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार के स्पोर्स यूरिडोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स तथा बेसिडियोस्पोर्स की भी संरचना तथा बनने के प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस की वीट पर पाए जाने वाली यूरिडियल स्टेज अथवा यूरिडोस्पोर स्टेज के बारे में। यह स्टेज सेकेंड भी कहलाती है। यह स्टेज यूरिडोस्पोर्स के बनने से प्रारंभ होती है। यूरिडोस्पोर के बनने से पहले एसियोस्पोर्स वीट प्लांट पर जर्मिनेट होते हैं तथा डाइकैरियोटिक यानी द्विकेंद्रकीय माइसीलियम का निर्माण करते हैं। यह द्विकेंद्रकीय माइसीलियम वीट की यानी गेहूं के पादप की पत्तियों पर स्टोमेटा के द्वारा पादप के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के पश्चात यह तेजी से अंतरकोशिकीय अवकाशों तथा ऊतकों में वृद्धि करता है। इस स्टेज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस चित्र का सहारा लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि इस चित्र में आपको गेहूं के पादप की पत्ती नजर आ रही है, जिस पर आपको कुछ धब्बे नजर आ रहे हैं। ये धब्बे क्यों बनते हैं, इसे देखने के लिए हम सेकंड डायग्राम पर जाते हैं। इस चित्र में गेहूं की पत्ती का काट नजर आ रहा है। इस टीएस में देख सकते हैं कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस में डाइकैरियोटिक माइसीलियम तेजी से वृद्धि कर रहा है। पूर्णतः वृद्धि करने के पश्चात सब एपिडर्मल क्षेत्र पर कुछ हाइफी इरेक्ट अवस्था में एकत्र हो जाते हैं और यह यूरिडोस्पोर्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। यूरिडोस्पोर्स समूह के रूप में बनते हैं तथा यूरिडोस्पोर्स के समूह को यूरिडोसोराई के नाम से जाना जाता है। यही यूरिडोस्पोर इस पत्ती पर रेडिश ब्राउन पस्ट्यूल्स या धब्बों के रूप में नजर आते हैं। जैसे जैसे यूरिडोस्पोर्स की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यह धब्बे पत्ते के साथ साथ लीफ बेस तथा स्टेम पर भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। अधिक मात्रा में स्पोर्स बनने के कारण ये यूरिडोस्पोर पत्ती की एपिडर्मिस पर ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इस प्रेशर के कारण यह एपिडर्मिस टूट जाती है। तो यहाँ पर आप टूटी हुई एपिडर्मिस देख पा रहे हैं। एपिडर्मिस के टूटने से यूरिडोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। यूरिडोस्पोर कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। यह सवृंत यानी स्टॉक युक्त स्पोर्स हैं। एक ही कोशिका होती है, परंतु एक कोशिका में आपको 2 केंद्रक नजर आ रहे हैं। यह स्पोर्स जर्म पोर्स के साथ होते हैं। इन्हीं जर्म पोर्स से आगे चलकर जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। बनने के तुरंत पश्चात ही इनमें अंकुरित होने की क्षमता होती है। यूरिडोस्पोर कोनिडिया की भांति कार्य करते हैं, अर्थात यह आसपास के हेल्दी प्लांट्स पर पहुंचकर वहां स्वस्थ वीट प्लांट को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार यह बीमारी को वीट प्लांट पर फैलाते हैं। ध्यान रखिए, यूरिडोस्पोर केवल गेहूं के पादप पर ही अंकुरित हो सकते हैं। इनमें बर्बेरिस यानी ऑल्टरनेट होस्ट को संक्रमित करने की क्षमता नहीं पाई जाती। फेवरेबल कंडीशंस में स्वस्थ पादप पर पहुंचने के पश्चात प्रत्येक यूरिडोस्पोर जर्म पोर से जर्म ट्यूब का निर्माण करता है। एक यूरिडोस्पोर से एक से अधिक जर्म ट्यूब ग्रो कर सकती है। यह जर्म ट्यूब होस्ट की एपिडर्मिस के पास ग्रो करती है। यहाँ आप देख सकते हैं जर्म ट्यूब निकल रही है और यह जर्म ट्यूब होस्ट की
एपिडर्मिस के पास ग्रो करती है। जर्म ट्यूब की ग्रोथ के साथ ही इस ट्यूब की टिप पर एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे कि एप्रीसोरियम नाम दिया जाता है। इसी एप्रीसोरियम से विभिन्न प्रकार की हाइफल ब्रांचेस डेवलप होना शुरू होती हैं जो कि धीरे धीरे इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैल जाती हैं। इस प्रकार यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम तेजी से वृद्धि करता है और पुनः यही प्रोसेस अर्थात इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से और यूरिडोस्पोर्स का निर्माण शुरू हो जाता है जो कि हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। एक बार बनने के पश्चात यूरिडोस्पोर्स फेवरेबल कंडीशंस में तेजी से डिजीज को फैलाने का या रस्ट डिजीज के प्रसार का कार्य करते हैं। इसी चित्र में आप यूरिडोस्पोर की संरचना को और ध्यान से देख सकते हैं। गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना है जिसमें कि स्पष्ट स्टॉक नजर आता है। एक कोशिकीय परंतु दो केंद्रक युक्त बाइन्यूक्लिएट स्पोर है। इसकी स्पोर वॉल एक्साइन तथा इंटाइन नामक भित्तियों से मिलकर बनी होती है। यूरिडोस्पोर जर्मिनेशन के पश्चात डिजीज को फैलाने का कार्य करते हैं। गेहूं की पत्ती की टीएस काटने पर या ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर हमें यह यूरिडोस्पोर्स नजर आते हैं। यहाँ पर आपको इरेक्ट हाइफी नजर आ रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ यूरिडोस्पोर्स बना रहे हैं जो पत्ती की एपिडर्मिस को तोड़कर फ्री हो जाते हैं। तो यह थी गेहूं के पत्ती पर पाए जाने वाली स्टेज सेकंड यानी यूरिडोस्पोर या यूरिडियल स्टेज, जिसके अंतर्गत यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। तत्पश्चात हम अगली स्टेज देखते हैं जिसको कि टिल्यूटोस्पोर अवस्था या स्टेज थर्ड के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था वीट ग्रोइंग सीजन के अंत में देखने को मिलती है। पत्ती की वह संरचना जहां पर कि यूरिडोस्पोर्स का निर्माण हो रहा था वहीं पर टिल्यूटोस्पोर्स का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। तो प्रारंभ में तो दोनों ही स्पोर्स यानी यूरिडोस्पोर के साथ टिल्यूटोस्पोर बनते हैं, परंतु धीरे धीरे यूरिडोस्पोर्स का निर्माण बंद हो जाता है तथा पूर्णतः टिल्यूटोस्पोर्स का ही निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो एक तो यूरिडोसोराई वाले स्थान पर ही टिल्यूटोस्पोर का निर्माण प्रारंभ होता है। इसके अतिरिक्त टिल्यूटोस्पोर का निर्माण इंडिपेंडेंट माइसीलियम से भी होता है, अर्थात उस माइसीलियम के द्वारा जो कि यूरिडोस्पोर के लेट इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप बना है। तो यह चित्र आपको टिल्यूटोस्पोर तथा उसके फॉर्मेशन की व्याख्या कर रहा है। टिल्यूटोस्पोर पत्ती की शीथ पर तथा स्टेम पर ब्लैक स्ट्रीक्स या काली धारियों के रूप में नजर आने शुरू होते हैं और यहीं से हमें पता लगना शुरू होता है कि रेडिश ब्राउन धब्बे काली धारियों में बदल रहे हैं, अर्थात यूरिडोसोर्स के स्थान पर टिल्यूटोस्पोर्स का निर्माण प्रारंभ हो गया है। टिल्यूटोस्पोर बाइन्यूक्लिएट संरचना है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। टिल्यूटोस्पोर भी एक ग्रुप में बनते हैं और इसे टीलिया कहा जाता है। टिल्यूटोस्पोर में भी स्पष्ट स्टॉक होता है। इसके अतिरिक्त यह स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। यह स्पिंडल शेप संरचना बीच में थोड़ी सी संकुचित होती है और टिल्यूटोस्पोर की भित्ति कंपैरेटिवली मोटी होती है। अगर आप इसको यूरिडोस्पोर से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी भित्ति काफ़ी मोटी नजर आ रही है। टिल्यूटोस्पोर की प्रत्येक कोशिका बाइन्यूक्लिएट होती है। यहाँ पर प्रत्येक कोशिका में आपको दो केंद्रक स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। तो बाइन्यूक्लिएट संरचना के रूप में यह टिल्यूटोस्पोर बनते हैं और इनमें भी जर्म पोर्स पाए जाते हैं। इन्हीं जर्म पोर्स से आगे जर्म ट्यूब का
निर्माण होगा। जैसे जैसे टिल्यूटोस्पोर मैच्योर होते हैं, इनमें पाए जाने वाले दोनों केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के पश्चात ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं टिल्यूटोस्पोर जब बन रहे हैं तो इनकी संरचना ऐसी है, डाइकैरियन अवस्था है और बाद में इनमें न्यूक्लियस के फ्यूजन के पश्चात सिनकैरियन, सिन का अर्थ होता है जुड़ना, सिनकैरियन स्टेज या द्विगुणित अवस्था बन जाती है। यूरिडोस्पोर की तरह ही टिल्यूटोस्पोर भी ग्रुप में बनते हैं। बनने के पश्चात वीट प्लांट की पत्ती की एपिडर्मिस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और एपिडर्मिस को रप्चर कर देते हैं। रप्चर्ड एपिडर्मिस से यह टिल्यूटोस्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। यह टिल्यूटोस्पोर मोटी भित्ति के कारण अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यह टिल्यूटोस्पोर पुनः वीट प्लांट को संक्रमित करने में सक्षम नहीं होते। वीट प्लांट को इन्फेक्ट करने की क्षमता यूरिडोस्पोर्स में पाई जाती है, टिल्यूटोस्पोर्स में नहीं पाई जाती। तो ये टिल्यूटोस्पोर क्या करते हैं? फेवरेबल कंडीशन आने तक यह टिल्यूटोस्पोर सॉइल के अंदर दबे पड़े रहते हैं, एकदम से जर्मिनेट नहीं होते। अगले सीजन तक यह सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं और अगले सीजन में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तब ये जर्मिनेट होते हैं और इन्हें जर्मिनेशन के लिए होस्ट की आवश्यकता नहीं होती। दोनों स्पोर्स के बीच अंतर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यहाँ पर गेहूं की पत्ती का टीएस दिखाया गया है, जिसमें आपको टिल्यूटोस्पोर्स नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मोटी भित्ति, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन तथा अपनी गेहूं को इन्फेक्ट ना कर पाने की गुण के कारण यह यूरिडोस्पोर से भिन्नता रखते हैं। इस चित्र में आपको टिल्यूटोस्पोर अधिक मैग्नीफाइड रूप से दिखाया गया है। इसके पश्चात हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज बेसिडियोस्पोर स्टेज पे, जिसे कि स्टेज 4 कहा जाता है। फेवरेबल कंडीशंस आने पर टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेशन या जर्मिनेशन की प्रक्रिया करते हैं और टिल्यूटोस्पोर के जर्मिनेशन से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैक्रोसाइक्लिक पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जो कि निश्चित क्रम में बनते हैं। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। गेहूं पर सर्वप्रथम यूरिडोस्पोर बने, यूरिडोस्पोर के पश्चात टिल्यूटोस्पोर्स बने और टिल्यूटोस्पोर गेहूं पर नहीं, वैसे ही जर्मिनेट होंगे सॉइल में ही और इनके जर्मिनेशन से बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार क्रमिक अवस्थाओं में इन स्पोर्स का निर्माण होता है। बेसिडियोस्पोर के निर्माण के समय टिल्यूटोस्पोर जर्मिनेट होते हैं। प्रत्येक कोशिका एक जर्म ट्यूब का निर्माण करती है और इसे प्रोमाइसीलियम अथवा एपीबेसिडियम के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन के पश्चात बना डिप्लॉयड न्यूक्लियस इस एपीबेसिडियम में शिफ्ट हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इनमें से 2 केंद्रक प्लस स्ट्रेन के होंगे और 2 माइनस स्ट्रेन्स के, अर्थात बने 4 केंद्रकों में से 2 अलग प्रकार के होंगे और 2 अलग प्रभेद के होंगे। तो 4 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। अब यह न्यूक्लियस चारों कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं और प्रत्येक कोशिका एक बेसिडियोस्पोर का निर्माण कर देती है। तो आप देख रहे हैं, ये आपको टिल्यूटोस्पोर नजर आ रहा है। टिल्यूटोस्पोर के जर्म पोर से एक ट्यूब, जिसे हमने एपीमाइसीलियम नाम दिया या एपीबेसिडियम नाम दिया, प्रोमाइसीलियम नाम दिया, इससे
4 बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। बने हुए बेसिडियो स्पोर आकार में छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। प्रत्येक बेसिडियो स्पोर में एक हैप्लॉइड या अगुणित केंद्रक देखने को मिलता है। अब ये बेसिडियो स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं। ये बेसिडियो स्पोर केवल ऑल्टरनेट होस्ट पर ही जर्मिनेट हो सकते हैं। ध्यान रखिए, यूरिडोस्पोर्स गेहूं की पत्ती पर जर्मिनेट हो रहे थे, टिल्यूटोस्पोर सॉइल में जर्मिनेट होते हैं और ये बेसिडियोस्पोर ऑल्टरनेट होस्ट यानी बर्बेरिस प्लांट की पत्ती पर ही जर्मिनेट हो सकते हैं। अतः बेसिडियोस्पोर्स ऑल्टरनेट होस्ट को संक्रमित करेंगे। बनने के कुछ दिन पश्चात तक ही ये सर्वाइव कर सकते हैं और अगर इन्हें ऑल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस यूरिडोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर तथा बेसिडियोस्पोर अवस्था आपने देखी, जो कि गेहूं के पादप से संबंधित थी। तो क्रमशः एक के पश्चात एक इन स्पोर्स का निर्माण होता है। यूरिडोस्पोर्स गेहूं को संक्रमित कर सकते हैं, टिल्यूटोस्पोर गेहूं को पुनः संक्रमित नहीं कर सकते, बेसिडियोस्पोर बर्बेरिस प्लांट को संक्रमित कर सकते हैं। तो तीनों ही स्पोर्स में अंतर पाए जा रहे हैं, चाहे वह संरचना में हो चाहे वो जर्मिनेशन में हो। इन अंतरों को ध्यान में रखते हुए ही आपको वीट प्लांट पर इन सभी स्टेजेस का तथा इन सभी स्पोर्स का अध्ययन करना है। अभी हमने पढ़ा प्राइमरी होस्ट पर पक्सीनिया का लाइफ साइकिल। अगले लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिव होस्ट यानी बर्बेरिस पर पाए जाने वाले लाइफ साइकिल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।